हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्यिक नॉलेज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा का प्रथम खंड, क्या भूलूं क्या याद करूं। फ्रेंड्स, हम मूल पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं जो हिंदी साहित्य से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इस पुस्तक में जो भी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं उनको हाईलाइट कर दिया गया है। आप रिवीजन अगर फास्ट करना चाहते हैं तो उन पंक्तियों को नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम समय को बिना गंवाए अध्ययन शुरू करते हैं। घर तो बहुत बड़ा या शानदार तो नहीं कह सकते, पर हमारी सुविधा और निजीपन या प्राइवेसी के लिए उसमें सब कुछ था। तीन तरफ से अब भी मकान किसी से मिला नहीं। चौथी तरफ एक वकील साहब ने अपना मकान बनवाया था। मैंने कहीं पढ़ा था कि अच्छा वकील बुरा पड़ोसी होता है। मकान के पीछे एक बंसवट था और उसके लंबे लंबे बांस हमारे ऊपर वाले कमरों से भी ऊपर चले गए थे। खिड़की से सुंदर दिखते थे। ऊपर के कमरों की खिड़कियां दक्षिण की ओर थी। ये तो कॉमन सी बात है, इसके बारे में नहीं पूछा जाएगा। आगे कुछ महत्वपूर्ण पंक्ति हम वहाँ से शुरू करते हैं। बहता हुआ पानी और उठती हुई आग देखना मुझे भाता है। पानी चाहे नाली का हो चाहे नदी का, आग चाहे होली की हो चाहे सीता की। पिताजी को विशेष संतोष इस बात से था कि हमारे मकान के ठीक सामने गली पार गणेश बाग में एक मंदिर था। मंदिर का एक द्वार हमारे घर के सामने था, पर वह किसी कारण अस्थायी रूप से बंद रहता था। पिताजी ने बहुत प्रयत्न किया कि वह दरवाज़ा खुल जाए और वे अपने घर से निकल गली पार करके मंदिर में पहुंच जाया करे, पर वे असफल रहे। जयपुर से गणेश जी की एक मूर्ति मंगाकर उन्होंने मुख्य द्वार पर अवश्य लगवाई थी, जो आज तक लगी है। आगे कहते हैं कि चक के घर को छोड़कर कटघर में आना हमारे लिए एक घर को छोड़कर दूसरे घर में आना भर नहीं था। यह हमारा पुराने परिवेश से कटकर एक नए परिवेश में आना था। शहर के बीच मोहल्ले से उठकर शहर की सीमा पर। इससे हम में एक सूक्ष्म मानसिक परिवर्तन भी आया। चक के घर परिवार के बीच पुश्त दर पुश्त का संबंध चलता आता था। प्रेम, पहचान, मित्रता, कृतज्ञता से लेकर ईर्ष्या, द्वेष, मनोमालिन्य, मनमुटाव तक का वहाँ हर काम के लिए एक रूढ़ी बनी थी, एक परंपरा जिससे तिल भर हटकर कुछ करना असंभव था। कोई न कोई बूढ़ा खोड़ा दकियानूस पुराने प्रपंचों को जानने वाला हाजिर हो जाता था और दादा परदादा के ज़माने की दुहाई देकर किसी तरह के भी नए पर व्यंग करता था या उसका विरोध। उसकी बात न भी मानी जाती तो एक प्रकार से कटुता तो उत्पन्न हो ही जाती थी, और वह बहुत दिनों तक बहुत रूपों में बिंबित हुआ करती थी। बहुत सी बातें निसार, बेकार, बेमतलब सिर्फ इसलिए की जाती थी कि अड़ोसी पड़ोसी क्या कहेंगे, या न करने से किसी का दिल दुखेगा या कोई बुरा मानेगा। एक दूसरे की आलोचना के डर से अपने मन का चाहे अच्छा ही क्यों न हो करते हर एक डरता था। नए मोहल्ले, नए पड़ोसियों के बीच वे सब सड़े गले पड़े संबंध टूट गए थे, और हम बाहर ही नहीं भीतर भी एक खुलेपन का अनुभव करते थे। जमुना पार से आती ताज़ी हवाओं का जैसे स्वागत करते थे, वैसे ही अब हम नए ताज़े विचारों का भी निर्भय स्वागत करते थे। मेरे माता पिता को पुराने से टूटना जाहिर है प्रिय नहीं हो सकता था। न पड़ोसियों से संबंध बना लेना या अपनत्व स्थापित करना उनके लिए कठिन था, पर हम नई जगह कुछ अजनबीपन अनुभव करके भी खुश थे। कम से कम मैं तो था, क्योंकि पुराना मुझे खलने लगा था और मैं अपने मन की करने की आज़ादी चाहता था। इंटर पास होने के बाद पिताजी ने मुझसे एक बार फिर पढ़ाई बंद करके नौकरी करने का आग्रह किया।
वे इसी वर्ष पायनियर से रिटायर होने वाले थे और हटने के पूर्व वे मुझे वहां लगा देना चाहते थे। मोहन चाचा ने भी आखिर इंटर पास करके नौकरी शुरू कर दी थी। घंसी चाचा के बीए में कई वर्ष फेल होने से बीए की डिग्री के प्रति परिवार में एक भय और आशंका ने जन्म ले लिया था। हिंदुओं के यहाँ अंधविश्वास बड़ी जल्दी जड़ जमाता है। मेरे चचेरे भाई शिव प्रसाद उस डिग्री के निकट नहीं गए थे। मुझे भी आगाही दी गई थी, किस झगड़े में पड़ोगे। यूँ तो अब तक मैं अपने मन से निर्णय लेने का आदी हो गया था, पर अब मेरे सास ससुर भी थे जिनका मन मैं जानना चाहता था, और शायद सबसे बढ़कर मेरे खेल की सहेली मेरी श्यामा थी, मेरी जॉय, जिससे मुझे परामर्श करना था। ससुराल जाना तो निमंत्रित होने पर ही संभव था, पर मैं श्यामा को पत्र लिखने लगा था। मेरे एक बार फेल होने से श्री मोहन मुझसे एक दर्जे आगे चल रहे थे। उन्होंने पिछले वर्ष बीए में नाम लिखा लिया था। उनके जरिए मेरे सास ससुर की राय मालूम हुई कि मैं भी यूनिवर्सिटी में नाम लिखा लूँ। श्यामा से मैंने न जाने किस तरह पूछा था कि उसने लिखा मैं अवश्य बीए पास करूं और इसकी आशंका बिल्कुल छोड़ दूं कि वह किसी तरह मेरे पथ में बाधा बनेगी। पत्र के साथ ही उसने 100 रुपये का एक नोट रख दिया था कि उससे मैं यूनिवर्सिटी में अपना नाम लिखा लूं और कोर्स की किताबें खरीद लूं। ये रुपए उसके किसी संबंधी ने उसे अपने लिए स्वर्ण कुंडल बनवा लेने के लिए दिए थे। उसने मुझे बस एक वाक्य लिखा था कि कुंडल से ज़रूरी यह है कि आपकी पढ़ाई जारी रहे। श्यामा साल भर में कितनी परिपक्व हो गई थी, कितनी जल्दी छोटी से बड़ी हो गई थी। रुपए की मुझे ज़रूरत थी, मैंने रुपए ले लिए और पहली बार मुझे आभास हुआ कि श्यामा साधारण लड़की नहीं है। श्री मोहन ने उसके बारे में जो राय बनाई थी वह बिल्कुल ठीक है। ऐसी लड़की के योग्य बनने के लिए शायद मुझे ही साधना करनी पड़ेगी। मैंने जुलाई 1927 में यूनिवर्सिटी में नाम लिखा लिया। तो ये लाइन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की इमारत बड़ी भव्य और प्रभावकारी है। अब तो खूब ऊंचे टावर वाला म्योर कॉलेज भी उसमें शामिल हो गया था। कायस्थ पाठशाला में हम लोग फर्शी कमरों में पढ़ते थे, कॉलेज वाले लड़के 2 मंजिले पर। म्योर कॉलेज के टावर को अपने लड़कपन में देखकर मैं कल्पना करता था कि विद्यार्थी जैसे जैसे ऊंचे दर्जों में पहुंच जाते होंगे वैसे वैसे टावर की ऊंची और ऊंची मंजिलों पर पढ़ते होंगे, और एक दिन वहीं बैठकर पढ़ने का मैं भी सपना देखा करता था। यूनिवर्सिटी की इमारत मेरी बहुत पहले की देखी थी। मेरे मामा जी के घर से बड़े कुएं पर चढ़कर मुंडेर फांद 1 मिनट में हम पीसी बनर्जी हॉस्टल के कंपाउंड में पहुंच जाते थे। वहां से यूनिवर्सिटी तक जाने में बस 2 मिनट और लगते थे। यूनिवर्सिटी की बड़ी घड़ी के घंटे मामा जी के घर से भी सुनाई पड़ते थे। वह 15 मिनट पर 4 घंटे, 30 मिनट पर 8, 45 मिनट पर 12 और 8 मिनट पर 16 घंटे बजाकर जितना बजा हो उतने घंटे और बजाती थी। हमारे विशेष कौतूहल की वस्तु थी उसकी बड़ी सुई। वह मिनट मिनट नहीं चलती थी, बल्कि 5 मिनट होने पर मछली की तरह तैरकर एक संख्या से दूसरी संख्या पर पहुंच जाती थी। ये भी लाइन इम्पोर्टेंट है। म्योर कॉलेज में साइंस पढ़ाई जाती थी। यूनिवर्सिटी की इमारतें 3 हिस्सों में बटी थी, लाइब्रेरी, सेनेट हॉल और अंग्रेजी और लॉ डिपार्टमेंट। पीछे प्रेस ब्लॉक था, शायद उसमें कभी इंडियन प्रेस था जिसे अब यूनिवर्सिटी ने ले लिया था, और उसमें कला के अन्य विषय पढ़ाए जाते थे। इमारतें तो कई बार देखी थी, पर जब यूनिवर्सिटी में नाम लिखा लिया तो मन में एक विशेष गर्व का अनुभव हुआ। अब मैं इस यूनिवर्सिटी का अंग हूँ और यूनिवर्सिटी मेरी है। यूनिवर्सिटी की कुछ ऊंचाई और भव्यता जैसे मेरी आत्मा में भी प्रविष्टि हो गई है। उसके ख्याति प्राप्त विद्वान प्रोफेसरों का, उससे निकले प्रसिद्ध विद्यार्थियों का जैसे जैसे ज्ञान हुआ, यह गर्व और बढ़ा। साथ ही कुछ दायित्व का भी अनुभव हुआ कि मैं इस कीर्तिमान परंपरा का अंश हूँ। मुझे इस परंपरा के योग्य होने को कुछ करना होगा। संभव हो तो इस परंपरा को कुछ
आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील होना होगा। ऐच्छिक विषयों में मैंने हिंदी और फिलॉसफी ली। दर्शन उसे नहीं कहूँगा। भारतीय दर्शन का समानांतर यूरोपीय फिलॉसफी में कुछ नहीं। सच तो यह है कि जहाँ फिलॉसफी समाप्त होती है वहाँ से दर्शन आरंभ होता है, और उन दिनों तो फिलॉसफी के नाम पर हमें यूरोपीय फिलॉसफी ही पढ़ाई जाती थी। अंग्रेजी अनिवार्य थी। हिंदी पुस्तकों को पढ़ते रहने, पत्र पत्रिकाओं को देखते रहने, काव्य और छायावादी कविता में विशेष रुचि लेने और थोड़ी सी कविताएं लिखने में अपनी दृष्टि में सफल होने के कारण हिंदी के प्रति मुझे बड़ा अनुराग हो गया था। मैं शास्त्रीय रीति से उनका अध्ययन कर अपना ज्ञान बढ़ाना चाहता था। जो कुछ कविता के नाम से मैंने अब तक लिखा था, उससे मुझे भीतर ही भीतर ऐसा अनुभव होता था कि भाषा अभी मेरे अधिकार में नहीं है। कहना मैं बहुत कुछ चाहता हूँ, पर जब कागज़ सामने आता है तब लेखनी गूंगी हो जाती है। जैसे अपनी प्रेमिका के सामने नए नए प्रेम की जिह्वा। आगे कहते हैं कि इंटर में मैंने लॉजिक ली थी, वह फिलॉसफी की प्रवेशिका थी। मैंने सोचा मुझे उसी पथ पर आगे बढ़ना चाहिए जिस पर मैंने अपने पांव रख दिए थे। लॉजिक ने मुझे कुछ बौद्धिकता दी थी। मैंने लॉजिक ली ही इसलिए थी कि उससे मेरी भावातिशयता पर कोई अंकुश लग सके, मैं भावों की धारा में बह न जाऊं, बुद्धि से तर्क से अपने लक्ष्य की ओर तैरकर जा सकूं। फिलॉसफी से निश्चय ही मैं एक विवेक सम्मत जीवन दृष्टि पाने की प्रत्याशा कर रहा था, पर मेरे रग रेशों में भीनी भावुकता शायद लॉजिक और फिलॉसफी के लिए भी बड़ी भारी चुनौती थी। लॉजिक, फिलॉसफी, मेटाफिजिक्स, एथिक्स, जर्मन बुद्धिवादी दार्शनिकों का अध्ययन, जिसमें एक समय मेरा मन खूब रमा। आर्य समाज का तर्क प्रखर भाव प्रभाव, जिसकी ओर भी उन दिनों में हठपूर्वक झुका, सब मिलकर भी मेरी भावुकता से एक हारती हुई लड़ाई लड़ रहे थे। आगे चलकर मैंने जिस प्रकार का व्यवहार किया या मुझसे जिस प्रकार का व्यवहार हुआ, उसकी हकीकत मुझे मालूम है। फ्रेंड्स, इस सेशन में इतना ही। आगे की घटनाओं को जानने के लिए हम अगला सेशन ज्वाइन करेंगे। वीडियो यदि आपके लिए उपयोगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और इस सेशन को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।